Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve question number 13, exercise number 8. Prove that for any two non-empty sets A and B, A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. इसमें हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के लिए प्रूव करना है, लेकिन गिवन हमें डेटा क्या है कि दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है, और दोनों नॉन एम्प्टी हैं, यानी दोनों जो हैं वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी इनके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे किस तरह। हम एक जो है एलिमेंट वो सेलेक्ट कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि वो इस जो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का वो एलिमेंट है। फिर उसको हम प्रूव करेंगे कि वो इसमें भी मौजूद है। फिर इसका एक एलिमेंट जो है हम सेलेक्ट करेंगे, एक लेट करेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो इसका भी एलिमेंट है। तो इट्स मीन्स इस तरीके से हम इसे साबित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट, एक एलिमेंट एक्स है जो कि एलिमेंट है किसका, जो कि मौजूद है किस सेट में, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर मौजूद है। ये हमने लेट कर लिया। अब हम जब ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लेते हैं ये हमारा यू है और ए और बी, ये जो है ये हमारा ए और बी है। इसका इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन में सारे ही आ जाते हैं, और इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो कि दोनों एक दूसरे में मौजूद होते हैं। और हमने तो यही प्रूव करना है कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो इट्स मीन्स ये जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में ये ए और बी ये दोनों ही मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो इन दोनों को माइनस करके किया जाता है। जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है वो उस सेट में मौजूद नहीं होता। सपोज यू इज इक्वल टू 1 2 3, ए इज इक्वल टू 1। अब अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो क्या होगा, यू में से 1 इस ए को माइनस करेंगे और कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 3। यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है वो खुद उसमें मौजूद नहीं होता। 1 ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए का एलिमेंट 1 है, तो 1 इसमें मौजूद नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि x जो है इस कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। जब कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो x फिर एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है वो इसमें मौजूद नहीं होता। तो x अगर इसमें मौजूद है तो इट्स मीन्स इसमें मौजूद नहीं है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि x ए में भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो सेट एलिमेंट होता है जो दोनों में मौजूद होता है। तो x या तो ए में मौजूद नहीं है या x जो है वो बी में मौजूद नहीं है। हो सकता है एक में हो, ए में हो, बी में ना हो सकता है बी में हो, ए में ना हो, या दोनों में ही ना हो, तभी तो इंटरसेक्शन में वो मौजूद नहीं है। तो फिर लेकिन इसके अकॉर्डिंग x जो है वो एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है। या तो वो ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है और या x जो है बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, क्योंकि इसमें तो लाजमी मौजूद होगा दोनों में से एक में। तो फिर हम कह सकते हैं दोनों का यूनियन, जब लेंगे हम इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन के अंदर चूंकि तमाम ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो अगर ये दोनों में भी मौजूद हो फिर भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होगा, और अगर एक में भी मौजूद हो फिर भी इनके यूनियन में मौजूद होगा। तो इट्स मीन्स हम क्या x प्रूव हमारा हो गया कि x जो है, क्या प्रूव हमने करना था कि x इसका एलिमेंट है, इसका हमने लिया था और साबित हो गया कि x इसका भी एलिमेंट है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 1। तो x जो है, बट x इज एन आर्बिट्ररी मेंबर, यानी ये तो एक कंसीडर शुदा मेंबर है ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी, यानी एक्स तो कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स को तो हमने एज ए एलिमेंट सपोज किया, तो ये कोई भी डिजिट हो सकता है। देयरफॉर इट मीन्स दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने इसको लेना है, इसका एलिमेंट लेना है और उसको इसमें प्रूव करना है, यानी टोटली उसका उलट हो जाएगा। तो हम सपोज करते हैं y बिलोंग टू, बिलोंग टू का साइन होता है y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब y इससे बिलोंग कर रहा है, जब y इससे बिलोंग कर रहा है, यूनियन है, तो इट्स मीन्स y या तो a कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है या b कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है, दोनों में से एक के अंदर मौजूद है। तो y या तो a कॉम्प्लीमेंट में है या y जो है b कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, और ये भी हो सकता है कि दोनों के अंदर ही मौजूद हो, क्योंकि यूनियन में दोनों के अंदर भी आ रहा हो तो वो यूनियन में हम लिखते हैं उसको। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है y, तो इट्स मीन्स y जो है वो मौजूद नहीं है a के अंदर या y मौजूद नहीं है b के अंदर। जब कॉम्प्लीमेंट में, जो कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होता है वो सेट में मौजूद नहीं होता, जो सेट में मौजूद होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं होता। ये असूल हमेशा के लिए याद रख लें। तो जब ये ए में मौजूद नहीं है या बी में मौजूद नहीं है, तो फिर इट्स मीन्स वाई मौजूद नहीं है किस में, ए इंटरसेक्शन बी में भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो तभी मौजूद होगा जब दोनों में मौजूद होगा। तो जब एक में भी मौजूद नहीं है तो इट्स मीन्स इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं है। तो जब इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं है तो इट्स मीन्स उसके कॉम्प्लीमेंट में जो है वो मौजूद है। ए इंटरसेक्शन बी में जब मौजूद नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है। यही असूल हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि अगर सेट में मौजूद है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं है। यहां भी वही चीज, अगर सेट में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है, यहां पे मौजूद नहीं है। तो ये हमने, इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we know that A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Question number 14. If x and y are positive real numbers, x और y positive real numbers हैं और and x square less than y square, then x less than y प्रूव करना है हमने। यानी गिवन डेटा में क्या है, x square less than सोल्यूशन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। हमने प्रूव क्या करना है कि x इज लेस देन वाई, स्क्वायर लेस है तो प्रूव ये करना है कि x भी लेस ही है। लेकिन साथ हमें बताया गया है सिंस x इज पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव रियल नंबर से मुराद है कि x -1 नहीं हो सकता है, x 1 हो सकता है, y -1 नहीं हो सकता। ये हमेशा माइनस वाला डिजिट नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, +1 +2 +3 +4 हो सकते हैं, यानी ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, दोनों जो है 0 से बड़े हैं। तो टेक द, इसको हम 1 ले लेते हैं, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आंसर जो है वो आता है प्लस और माइनस दोनों के अंदर। लेकिन हम जानते हैं कि x हमारा पॉजिटिव है बिकॉज x एंड y आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो देन x लेस देन y, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15,
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। उसका कहना है एक ट्राइंगल है, उसके ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। वो कहता है इन इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें हमें यहाँ पर जो चीज़ गिवन है, लेट अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यह साबित करना है। यहां हम लिख देते हैं टू प्रूव। टू प्रूव एक थ्योरम है, थ्योरम टाइप है, तो इसलिए हम लिख देते हैं टू प्रूव। और ये गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है ट्राइंगल कि हमें बताया गया है एक ट्राइंगल है, और साबित हमने क्या करना है, उस ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम 180 के बराबर है। अब कुछ साबित करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लेना होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है ताकि हम कुछ प्रूव कर सकें। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी ए बी के। सी पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, ए बी के। तो इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एल एम। एल एम लाइन हमने ड्रॉ की, और ये लाइन जो है ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, ए बी के। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन एल एम थ्रू सी, थ्रू सी पैरेलल टू ए बी। वो ए के पैरेलल है, और ये जो एंगल्स बने एक्सटीरियर एंगल्स, ये वाला एक एंगल, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। तो वो भी लिखते हैं लेबल द एंगल्स 1 एंड 2। अब एक बात हमें ज़हन नशीं रखनी है कि जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हों और इन पैरेलल लाइंस को कोई लाइन आपस में मिला रही हो, तो मिलाने वाली लाइन का ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, एक इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। चाहे हम इधर को कर लें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस को कट करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, जो लाइन होती है, वो हमेशा जो एंगल बना रही होती है, तो उनके ये जो एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब ये और ये पैरेलल है, तो 1 और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये 1 वाला एंगल दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1। तो ये क्या होगा, एंगल के साथ मैयर भी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। एम मैयर एंगल ए इज इक्वल टू मैयर एंगल 1, इसको हम 1 कंसीडर करते हैं। और रीज़न क्या है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये हम आगे सामने ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से इक्वल है। इसी तरीके से ये 2 एंगल और ये बी एंगल, ये भी दोनों ऑल्टरनेट है कि ये दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन आपस में कट कर रही है या मिला रही है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2। मैयर एंगल बी इज इक्वल टू मैयर एंगल 2, इसको हम नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। और रीज़न इसकी भी वही है कि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब अगर हम गौर करें, इसको हम एंगल 3 अगर कह लें, यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं एंड 3, लेबल द एंगल्स 1, 2 एंड 3। ये एंगल 3, 1, 2, 3, ये तीनों इस पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं।
और किसी स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। या आपने प्रोटेक्टर के ऊपर भी देखा होगा, प्रोटेक्टर जिसे हम डी भी कहते हैं, उसमें भी यहाँ पर दोनों किनारों के ऊपर ये 180 डिग्री लिखा होता है, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल जितने भी आप बना लें एक पॉइंट के ऊपर, वो सब का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल 1 मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है, एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो तीनों किसके इक्वल हैं, 180 के। लेकिन हम जानते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल ए के बराबर है, तो 1 की जगह पर हम लिख 1 की जगह पर क्या लिख लेंगे, मेजर एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो मेजर एंगल 2 के बराबर है, यानी एंगल 2 जो है वो मेजर एंगल बी के बराबर है, इसकी जगह पर बी आ जाएगा। और अब हम 3 को देखें तो 3 क्या है हमारा, 3 तो हमारा यही एंगल सी नहीं है, सी का इंटीरियर एंगल 3 है, तो 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, मेजर एंगल सी। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री है। तो ये हमने क्या कर लिया, हेंस प्रूव्ड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स प्रूव दैट। ए पार्ट है हमारा ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। यानी इसको यूज करते हुए हमने ये प्रूव करना है। तो ले लेते हैं इस चीज को, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी जी। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे हम बी डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए ओवर बी इंटू बी डी इज इक्वल टू सी ओवर डी इंटू बी डी। तो यहां पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ये प्रॉपर्टी लगी। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम करते हैं ए इंटू 1 ओवर बी कर लेते हैं। इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये बी डी एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, ये भी उसी तरीके से सी इंटू 1 ओवर डी और ये बी डी एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि ए ओवर बी इज इक्वल टू ए इंटू 1 ओवर बी, या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं ए इंटू बी, बी चूंकि कट जाएगा लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि हमें हर स्टेप को मेंशन करना है। 1 ओवर बी इंटू बी को इसके साथ अटैच कर देते हैं और इंटू डी अलग लिख लेते हैं। इसी तरीके से इधर करेंगे हम कि सी इंटू 1 ओवर डी और इसमें से भी डी को हम इसके साथ अटैच कर देते हैं और बी को अलग लिख लेते हैं। तो ये क्या हमने अप्लाई की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या हो जाएगा, ये डी डी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सी इंटू 1 बी और बी बी से कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा, ए इंटू 1 डी। ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ठीक है, ब्रैकेट रहने दें। तो ये क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि दोनों का जो सोल्यूशन है वो 1 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो जब ये 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वही जवाब आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, BC। तो ये क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कहा था वही आंसर आए, तो ये क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यूं हमारा ये हमने प्रूव कर दिया। बी पार्ट है A/B.C/D इज इक्वल टू AC/BD। अब हम इसे प्रूफ तो सिंपल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय C AC आ जाएगा, B मल्टीप्लाई बाय D BD आ जाएगा, लेकिन हमें एक एक स्टेप को रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करना है और उसको प्रूव करना है। वो बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद ही उन रूल्स को बयान करना है जो इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको करते हुए हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। अब हम इसको A/B को लिख सकते हैं A × 1/B और C/D को C × 1/D। तो ये क्या है, फ्रैक्शन प्रोडक्ट का रूल है, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन का क्या रूल होता है, ये 2/3 1/3 कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन का रूल होता है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। जी, तो नेक्स्ट स्टेप C और A को हम अलहदा कर लेते हैं, A C और B और D को 1/B × 1/D इसको अलहदा कर लेते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हम जब साइड से निकाल लेते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन ही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी नेक्स्ट AC हो जाएगा इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1/BD। तो ये भी यही रूल है, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। जी, तो जब हम 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है, तो आ जाएगा AC/BD। तो ये क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसे हम कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यूं हमारा हमने ये स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव कर लिया। C पार्ट है हमारा A/B प्लस C/B इज इक्वल टू A प्लस C/B। अब ये भी देखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि हम जो है फ्रैक्शन में एलसीएम लें, सेम तो डिनोमिनेटर सेम है तो B एक बार आ जाएगा, ऊपर A प्लस C हो जाएगा, सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमें स्टेप को जो है हर स्टेप को करना है और उसमें जो रूल इस्तेमाल हुआ है वो बताना भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, A/B प्लस C/B। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले की तरह ही, कि इसे A × 1/B C × 1/B। तो वही रूल है, प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन। जी, तो 1/B कॉमन निकल सकता है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस C और ये 1/B आ जाएगा। ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कॉमन जब लिया जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या होता है, वही आंसर आता है। तो A प्लस C को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस C ही आ जाएगा ओवर B। तो ये क्या है, जब 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यूं हमारी यही राइट हैंड साइड है, हमने इसको भी प्रूव कर दिया। हेंस
प्रूव्ड। जो हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है। अपने दोस्तों को इस चैनल के विज़िट की लाजमी दावत दिया करें और अगर आपको कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स किया करें। कोई आपके सजेशंस हों उससे भी हमें आगाह किया करें ताकि आपकी सजेशंस की रोशनी के अंदर इस चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।